नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल। जिस तरह से इजराइल ने गाजा पर हमला तेज किया है और उसकी योजना है कि पूरी तरह से वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से भगा दे। एक तरफ यह, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में उसने अपना E1 सेटलमेंट प्लान पब्लिक में डाला है और कहा है कि यहां पर अब लोग वह बसाएगा। साथ ही साथ इस पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं, निशाने पर भारत है या ब्रिक्स, और इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रबीर। प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं हमारे पास, वह दिखा रही हैं कि गाजा, जहां पर 10 लाख के करीब, गाजा शहर और उसके आसपास 10 लाख, और अगर पूरा का पूरा इलाका ले लिया जाए तो तकरीबन 20 लाख के करीब लोग बता रहे हैं। 20-21 लाख लोग, पूरा गाजा को अगर पूरा गाजा पट्टी को अगर हम ले लें तो वहां पर बड़े पैमाने पर हमला तेज कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम इसका पूरा सफाया करेंगे, इस इलाके को, यहाँ पर हम किसी को रहने नहीं देंगे। इनका जो इरादा है वो साफ है कि गाजा को धीरे धीरे खाली करके वो एकदम उसकी दक्षिण भाग में ले जाएंगे। इसके बाद कोशिश करेंगे इनको इजिप्ट की तरफ भेज दिया जाए। अब ये प्रॉब्लम इजराइल का नहीं, इजिप्ट का बन जाए। ये बहुत दिन से इनका कोशिश है, इजिप्ट इसको होने नहीं दे रहा अभी तक, पर इरादा ही है। और इस दोनों के बीच में, क्योंकि अरब देश अभी भी जिस तरह से गाजा के साथ खड़े होने चाहिए वो नहीं हो खड़े दिखाई नहीं दे रहा है। और ये भी सही है कि हमारे जैसे मुल्क है दुनिया में, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, वो अभी भी ज़ुबानी तौर से तो कह रहे हैं जंग बंद होना चाहिए, पर हकीकत ये है कि और कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी यूरोपियन यूनियन देश कह रहे हैं कम सितंबर में जो वेस्ट पैलेस्टाइन को हम स्वीकृत देंगे देश के रूप में, रिकग्नाइज करें। G7 के 4 देशों ने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने, और ब्रिटेन ने भी कहा, यूके ने भी कहा कि करेंगे, लेकिन सबका वही कहना है कि तब तक नेस्तनाबूद हो जाएगा। 1 महीना और आपको दे रहे हैं, जो भी करना चाहें कर लीजिए, 1 महीना दे रहे हैं, इसके बाद हम स्वीकृत दे देंगे, स्वीकार कर लेंगे पैलेस्टाइन देश है, पर और क्या करेंगे वो कुछ नहीं बता रहे। कोई भी सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा। और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर जो गाजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसमें 2 उन्होंने हथियार रखे हैं। एक तो जो लगातार बोला जा रहा है कि पानी, और भूख से जो मौतें हैं वह तो इतनी ज़्यादा हैं कि दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे कंकाल में तब्दील हो रहे हैं। वो ये तस्वीरें हमने पहले जब गृहयुद्ध चलता था कुछ अफ्रीकन देशों में तब देखा था, सूडान की तस्वीरें देखा है, वो भी गृहयुद्ध के हैं, पर इस तरह की तस्वीर बहुत साल हमने अखबारों में नहीं देखा जो अब गाजा में हम देख रहे हैं। ये तो अच्छे, अभी भी इतना बुरे हाल नहीं है, पर अगर देखें तो और भी तस्वीरें जो आए हैं, आपने जो कहा वो देखने लायक नहीं है। तो वो साफ है कि जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनकी जो और भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ है, जो वेस्टर्न एजेंसीज़ है, सभी कह रहे हैं कि गाजा में इस वक्त खाने का सामग्री नहीं मिल रहा है और जितना मिलना चाहिए उसका 1.10% मिलने की संभावना भी है। और उस खाना वितरण में जितने लोग हर रोज मर रहे हैं उतने लोग भूखमरी में भी मर रहे हैं। करीब 2000 के करीब लोग जो लाइन में लगे हुए थे वो मर गए हैं। और मर गए नहीं, उनको मारा जा रहा है। उनको गोली से मारा गया। गोली से मारा गया। और यहाँ पर मैं दर्शकों को ये भी अब बता दूं कि वेस्टर्न मीडिया ने भी पहली बार यह कहा कि उनके पत्रकारों के पास खाना, उनको जो रिपोर्ट करते हैं, जिसमें राइटर्स, AFP जैसी संस्थाएं हैं, मैं यहाँ सिर्फ अल जजीरा की बात नहीं कर रही हूँ प्रबीर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उनको कंट्रीब्यूट करने वाले पत्रकार भूख से मरने के कगार पर हैं और यहाँ पानी एक बड़ी समस्या है। ये दूसरी बात जो है, ग्राउंड वाटर गाजा में, क्योंकि समुंदर का
पानी अंदर आता है, नीचे आता है, तो वो सॉल्टी वाटर है, जिसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं, वो पीने के लिए लायक नहीं है। उसके लिए उसको डिसैलिनेट करना पड़ता, उसका नमक हटाना पड़ता, जिसके लिए बिजली नहीं है। तो बिना बिजली के डिसैलिनेशन प्लांट्स नहीं चलते। और वो जो वहाँ पर जो एक्वाफर्स है, जहाँ वेल्स डिग करके आप पानी निकाले, तो वो पानी भी वहाँ पर सलाइन पानी है जी। और इसीलिए वहाँ पर पानी पीने के लिए इस वक्त नहीं है। हाँ, और वो भी रिपोर्ट है कि 15 लीटर पीना चाहिए, यहाँ पर 1 से 2 लीटर भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो लोग यहाँ पर बसे हैं। और ये 75% जो कुएं हैं वह काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक वर्क इक्विपमेंट्स, ये सारा जो पब्लिक डोमेन में आंकड़ा है, पंपिंग स्टेशन होते हैं जो पानी भेजते हैं, वो सब बंद है, क्योंकि उसके लिए बिजली चाहिए। बिजली या आपको ईंधन चाहिए, तेल चाहिए, दोनों नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर पंपिंग स्टेशन बंद है। तो आप कुएं जो है उसमें सॉल्ट वाटर है। तो ये जो हाल है देख ही रहे हैं, कुछ जो भी मिल आप बता रहा रहे हैं कि कितने टन्स जो हैं सारा का सारा, क्योंकि वहाँ पर जीवन चलना ही असंभव हो गया, सारा सिस्टम बंद है। 5 महीने से कोई खाना पीना, रसद, दवाई, सब कुछ नहीं है। और यह तस्वीरें जो हैं अपने आप में दिखा रही है कि किस तरह से पानी का जो एक संकट है वह, और निश्चित तौर पर ये जो बताया जा रहा है कि एक हथियार के तौर पर पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मेडिसिन सन्स फ्रंटियर्स MSF जो है एक जाने माने फ्रेंच स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो इन वॉर सिचुएशंस में डॉक्टरी करते, डॉक्टर्स भेजते। उनको ये कहना है कि ये पानी जंग के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है फिलिस्तीनियों के खिलाफ, और ख़ास तौर से गाज़ा की पॉपुलेशन के खिलाफ। क्योंकि आप जानते हैं ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि इसको हम तो एक रिवियरा बनाना चाहते हैं जहाँ पर टूरिस्ट आएँ और इनके लोगों को सब वहाँ से निष्कासित कर देंगे। ये तो जो इजराइल कर रहा है मार देंगे। तो ये तस्वीर तो उनके सामने है, इसको रिवियरा बनाना है, क्योंकि है तो ऐशगाह बनाना है जहाँ चमचमाती हुई सड़कें होंगी और जहाँ पर लोग विदेशी आएंगे। क्योंकि वो जो 30 सेकेंड्स का उनका AI वीडियो है वो तो इतना दिल दहलाने वाला है कि जहाँ लोग मर रहे हैं वहाँ पर वो ऐश करने की बात कर रहे हैं, और वॉर क्रिमिनल अपने दोस्त नेतन्याहू के साथ सी बीच पर बैठे हुए दिखाई देते हैं वो। और ये भी जो तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिए कि इजराइल सिर्फ अमेरिका के सहारे ये सब नहीं कर रहा है, इसके पीछे यूरोपियन देश है, उनके पैसे हैं, उनके समर्थन है, और उनके हथियार अभी भी आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बिना ये हो नहीं सकता जो इस वक्त वो फिलिस्तीन के साथ वो कर रहे हैं। और एक वो भी ये भी देखना चाहिए क्यों ये करने दे रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका क्या स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में उनको एक ऐसा स्तंभ चाहिए जो कि वेस्ट के तरफ लड़े और अरब देशों को या ईरान को दबाएं, कंट्रोल करें, ताकि उस इलाके का तेल जो है वो यूरोप अमेरिका के कब्जे में रहे। वो बहुत पहले उनके प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट कार्टर थे वो कहा था कि वेस्ट एशिया का तेल हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, अमेरिका का तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व वेस्ट एशिया का तेल है। जो हमने मजाक में उस वक्त कार्टून्स बनाए थे कि आवर ऑयल इज अंडर देयर सॉइल, तो ये वाला हिसाब है। तो इसीलिए इसके पीछे जो एक्स कॉलोनियल देश है, फ्रांस, इंग्लैंड, ऐसे और भी जो देश है अमेरिका के साथ मिलके इजराइल को खड़ा किया है। पर इस जंग से साफ हो रहा है कि इजराइल की छवि इस वक्त दुनिया में काफ़ी ख़राब हो रहा है, और इसीलिए वो प्रेशर देना चाहते कि किसी तरह एक समझौता कर ले ताकि ये जंग बंद हो जाए। ये उनका इरादा है, पर सितंबर तक टाइम दिया है कि और भी एक महीना। लेकिन प्रवीण, मैं यहाँ पे आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो सारी पोस्चरिंग है ये मुझे बहुत घड़ियाली आंसू जैसे दिखाई देते हैं। क्योंकि जब आप करना चाहते हैं तो आप चुटकियों में रूस पर सैंक्शंस लगा देते हैं, आप सारा उसका
उसका रिजर्व रख लेते हैं। तो जहां ये लोग करना चाहते हैं और फिर बैठ जाते हैं, जैसे ही पुतिन और ट्रंप मिलते हैं तो आप देखिए ओवल हाउस वाली वो जो एक मेज पर इटली से लेकर ईयू और सारे लोग बैठे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि भाई जेलेंस्की का हक मिलना चाहिए। ऐसी कोई चिंता इन्हें फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं इन पर नहीं है। नहीं, उल्टा है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि ये इजराइल को खड़ा ही इसीलिए किया गया है कि वेस्ट एशिया का तेल कंट्रोल करे। किसके स्वार्थ में? सिर्फ अमेरिका के नहीं, वेस्टर्न यूरोप के जो पुराने कलोनियल एक्स कलोनियल देश है उनके लिए। तो दोनों का स्वार्थ मिला हुआ है। इसीलिए जब सब पूंछ हिलाते हुए ट्रंप के पास पहुंच जाते हैं, समझना चाहिए है तो उनका लार्जर बिरादरी कि दुनिया को कैसे कंट्रोल करे। सवाल ये है कि वो कंट्रोल अब हो नहीं सकता उनसे, और ये फिलिस्तीन की लड़ाई एक हिसाब से निर्णायक इसके लिए है। फिलिस्तीनी तो इसमें काफ़ी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इनकी जो कॉलोनियल जो छवि है वो साफ दुनिया को दिख रही है। और मेरे ख्याल से ये बहुत दिन तक वेस्ट की जब दबदबा है वो चल नहीं पा रही है, ना चल पाएगी। जी, तो ये जो नक्शा है, ये नक्शा मुझे लगता है कि बहुत ही हिस्टोरिक नक्शा इस लिहाज से है क्योंकि यहाँ पर इसे ही हासिल करने के लिए वो ट्रंप का भी गाज़ा यहीं पर है, नेतन्याहू का भी गाज़ा यहीं पर है और पूरे वेस्ट वर्ल्ड का गाज़ा यहीं पे है। फिलिस्तीनियों का तो जीने मरने की कर्मभूमि यही बनी हुई है। उनको यही है कि ये पूरा इनको धकेल देंगे इस इलाके में, ताकि ये करीब 80% इलाका उनके हाथ में पूरा रह जाएगा। सबको भगा देंगे यहाँ पर, कोशिश ये है। इसके बाद उसको कोशिश करेंगे इधर इजिप्ट की तरफ धकेल दें। ये परिकल्पना ये है जी। इसमें वेस्ट बैंक का शुरुआत इसमें कर देते हैं, बात कर लेते हैं कि वेस्ट बैंक में भी यही चीज़ शुरू हुआ है बहुत दिन से। अब ये जंग भी यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि वो नए 22 ऐसे जगहों की उन्होंने प्लान की है जहाँ पर वेस्ट बैंक के बीच बीच में सेटलमेंट्स बैठा देंगे। अभी भी सेटलमेंट्स है जो बाहर से जाके वहाँ वेस्ट बैंक में बिठाए गए हैं फिलिस्तीनियों के बीच में। फिलिस्तीनियों को वहाँ से निकाल दिया गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं एक हिसाब से वेस्ट बैंक भी। पर और 22 सेटलमेंट से वो उनका कहना ये है कि इसके बाद पैलेस्टाइन का कोई संभावना एक राष्ट्र बनने का नहीं रहेगा। और वेस्ट बैंक भी हम खत्म कर देंगे। जी। और देखिए, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये वेस्ट बैंक का नक्शा उन्होंने E1 सेटलमेंट का नक्शा उन्होंने पब्लिक में डाला है। और यह जो शख्स हैं ये इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो फार राइट विंग जिसे वेस्टर्न मीडिया लिखता है, लेकिन ये दरअसल यह मानते हैं कि फिलिस्तीनियों को जिंदा रहने का हक नहीं है और फिलिस्तीन को टेबल पर ही नहीं होना चाहिए, यानी टेबल से बाहर हो जाए, दुनिया के नक्शे से हटा देने का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 80,000 से लेकर 1,30,000 तक की फोर्स यहाँ पर उतारी जा रही है, आज उतर गई है। तो ये है कि जो कैंप डेविड एग्रीमेंट था वो बहुत दिन से नाकाम था। वो भी तभी से हम लोगों ने कहा था ये तो बहाना है फ़लस्तीनियों को हक न देने की, कैंप डेविड एग्रीमेंट के नाम से। पर अभी जो है उसकी सही चेहरा साफ है। तो ये अब गाज़ा पट्टी से फ़िलिस्तीनियों को निकाल देना और उसके साथ साथ वेस्ट बैंक को और भी टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पर सेटलर्स को बिठाना, और ऐसे सेटलर्स जो काफ़ी क्या कहेंगे उग्र किस्म की हैं, वो पहले फ़िलिस्तीनी घरों को नष्ट करते हैं, रेगुलर अटैक करते हैं और उनके सोल्जर्स भी इनसे घबराते हैं और उनके पास भी हथियार दिया जाता है। तो ये सब करने के लिए तो साफ है कि इजराइल अब लास्ट कदम पे है कि फ़िलिस्तीनी जो संभावनाएं हैं उसको एकदम ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके पीछे आपने जो कहा कि वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका का एक सहमति है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सितंबर तक आपको टाइम दिया है। तो देखना होगा कि आगे किस दिशा में बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हम अपने दूसरे मुद्दे पर भी चलें, वह भी बहुत सुलगता हुआ सवाल है। भारत अभी तो मार खा रहा है कि आखिर जो ट्रंप का टैरिफ का डंडा है उस डंडे के निशाने पर कौन है, क्योंकि पहले 3 महीने तक चीन 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 चलता रहा,
लेकिन अब जो तस्वीर है वह दूसरी दिखाई दे रही है, और यह जो पूरा का पूरा मैप है ब्रिक्स इन द वॉल, तो यह एक दिखाते हैं कि किस तरह से ब्रिक्स से खौरियाए हुए हैं ट्रंप, और अब सबक सिखाने के लिए उन्होंने ब्रिक्स को चुना है। चीन पर उतनी गाज नहीं है जितनी भारत और ब्राजील पर है। ये चीन, इंडिया, ब्राज़ील, ये 3 देशों पर इफ़ेक्टिव टैरिफ मतलब सब जितने आपके सामग्री जाता है उस पर कितना टैरिफ लगता है, जी ठीक है ना, तो एवरेज करके किया गया है। और ये जो है तेल वाला ये भी हिस्सा लगना बाकी है, जो पेनल्टी फॉर रशियन ऑयल जी। परचेस, जो कि अगस्त का एंड में लागू जी होगा। 27 अगस्त से 26 अगस्त से तो शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से चीन पर अभी भी सबसे ज़्यादा टैरिफ है, क्योंकि उनकी काफ़ी सामग्री, काफ़ी एक्सपोर्ट जो है अमेरिका जाता है। इंडिया का इतना नहीं, इंडिया से चीन का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। और ब्राज़ील, ये 3 देश उसके सामने है। ये ब्राज़ील में ख़ास बात यह है कि बोल्सोनारो का टैरिफ है, मतलब उनका क्योंकि वहाँ पर उनकी जो जुडिशियरी है बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू किया है। ट्रंप ने कहा इसके लिए ब्राज़ील पे हम इतना परसेंटेज टैरिफ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। बोल्सोनारो जो पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे और उनको हरा के लूला इस समय है। लूला आंखों सुहाते नहीं है ट्रंप को। जी तो ये है आपका जो इफेक्टिव टैरिफ नहीं, जो एक्चुअल टैरिफ जो लगा रहे हैं, टैरिफ रेट जो है ब्राज़ील का 50%, इंडिया का 50%, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ उन पर ऑफिशियली लगा है, ब्राज़ील और इंडिया पे, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये है रूस की तेल वाला हिस्सा, जी ठीक है ना, ये जिसे रूस का तेल के लिए हम खरीद रहे हैं, इसके लिए और उस पर 30% टैरिफ लगाया गया है। जी तो इस हिसाब से ब्राज़ील, इंडिया सबसे ज़्यादा है। इफ़ेक्टिव टैरिफ हमारी पूरी जो अगर जितने हम कमोडिटी बेचते खरीदते हैं उसका देखा जाए तो फिर भी चीन, इंडिया, ब्राज़ील सबसे ऊपर है। हाँ। तो निशाना साफ है, निशाना चीन भी है पर निशाना ब्रिक्स है। हाँ, और यहाँ पर चीन में अगर आप देखिए कि ये जो लेविस ब्रेक है उसमें चीन पर अभी लगाम लगी हुई है, जो डंडा वो चला रहे थे। और इसमें रेयर अर्थ का भी एक बड़ी कुंजी है चाइना के पास, जो ट्रंप महोदय को झुकाई जा रही है। हम बहुत पहले इसके बारे में चर्चा किए थे, लिखा था मैंने कि देशों में सेल्फ रिलायंस का मतलब नहीं है कि हर चीज़ बनाना है। एक ज़माने में हम ये सोचते कि सेल्फ रिलायंस मतलब हर चीज़ खुद करना चाहिए, पर हमारे पास कुछ चाबी होनी चाहिए कि हमारे खिलाफ अगर कोई कदम लेता है तो हम भी कुछ ऐड सके कुछ ऐड सके ताकि उन पर प्रेशर हो। तो चीन ने दिखाया चिप्स वो पीछे है, वहाँ पर सही बात तो ये है अमेरिका नहीं पर यूरोप को लेके, अमेरिका यूरोप को अगर मिलाए तो चिप्स में वो आगे हैं और चीन पीछे है। पर चीन पिछले 30 साल से रेयर अर्थ्स का मोनोपोली जो बनाई है, तो उसमें ख़ास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ ड्रोन्स में, मिसाइल्स में, हवाई जहाज़ में, जो बड़े बड़े उनकी जो युद्ध जहाज़ है उसमें काफ़ी रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। और वो उसका कुछ चीज़ों में, ख़ास तौर से जो मैग्नेट होती है जो कि आपकी मोटर्स में लगती है, उस मैग्नेट में जो चीज़ जाती है वो रेयर अर्थ 99.9% इस वक्त चीन में बनता है। तो क्यों हुआ, कब हुआ, ये अलग बात है, पर लेकिन फिलहाल एक चाबी है उसके लिए। और इसीलिए चीन के साथ जब ट्रेड वॉर होता है तो चीन के पास भी कुछ ऐंठने के लिए चाबी है। इसीलिए जो आपने देखा इसमें कि एक्चुअली चीन पर टैरिफ अभी 10 कम है और इंडिया और ब्राज़ील पे ऑफिशियली ज़्यादा है। पर अब इससे पहले हमने देखा था, अगर पूरा चीज़ देखें, उनकी ट्रेड कितना है देखें, तो अभी भी चीन सबसे ज़्यादा उसमें अमेरिका के टैरिफ के अंदर हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि आखिर क्यों ट्रंप ब्रिक्स से इतना खौरी आते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे बोल देते हैं कि भाई डॉलर के खिलाफ अभियान है, ब्रिक्स और कुछ नहीं है, वो एंटी डॉलर मूवमेंट है। देखिए, दुनिया की अर्थनीति को अगर देखेंगे तो इस वक्त
अमेरिका तो उत्पादन कुछ करता नहीं खास, जी सिर्फ मिसाइल्स में, कुछ युद्ध विमान में, कुछ कह सकते हैं वो अभी भी उसका एक हिस्सा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं उसमें उसका अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर हम तो खाते नहीं है ना, गोलियां बम तो हम खाते नहीं है। तो नॉर्मल जीवन चलाने के लिए चीज़ें चाहिए, उसमें चीन आगे है, ब्राज़ील है, इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, बहुत बड़े पैमाने पे है जी। उसका तेल तो वेस्ट एशिया से निकलता है, रूस के पास तेल और गैस भी है, अमेरिका के पास भी है। तो ये सब देखते हुए जो साफ इकोनॉमी जो बदल रहा है दुनिया में, कि अमेरिका देख सकते हैं पहले ट्रेड में सबसे आगे हुआ करता था। अगर आप देखें तो करीब 2005 से ब्रिक्स जो अभी देश है जी। वो धीरे धीरे उससे आगे जा रहे हैं। तो ब्रिक्स की इकोनॉमी सबसे बड़ा चीन है, इसके बाद शायद हम और ब्राज़ील हैं, हम ब्राज़ील से आगे हैं, हमारी इकोनॉमी ब्राज़ील से बड़ा है, साउथ अफ्रीका है, और भी ब्रिक्स देश जो ज्वाइन करना चाहते हैं ख़ास तौर से। तो उनको लेके साफ है कि ब्रिक्स की वेट इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में बढ़ रहा है। और इसीलिए घबराहट है क्या डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स कुछ चीज़ खड़ा करेगा। ब्रिक्स में कोई देश नहीं चाहता कि अपनी करेंसी डॉलर की तरफ करे, क्योंकि वो करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपके इकोनॉमी को खोलना पड़ता है, तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। पर वो ये भी कह रहे हैं कि हम आपस में अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे, जैसे रूबल ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से चीन चाहता है कि रेमिनबी को यूज़ करे रूस के तेल खरीदने के लिए, और जो चीज़ें बेचेंगे तो अपने करेंसी में करेंगे। तो ये जो कर रहे हैं डॉलर को डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली अगर उन्होंने अपनी भी दुनिया बना ली तो डॉलर को तो चैलेंज हो ही जाएगा एक हिसाब से, क्योंकि अगर अपने करेंसी इस्तेमाल होने लगता है, और उसको जो सबसे बड़ा कंट्रोल है जिसको बैंकिंग चैनल से होता है, स्विफ्ट चैनल है जिसके ज़रिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दुनिया में होता है। स्विफ्ट के जगह पर अगर जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है, इस तरह का चीन में है, इस तरह के रूस में है, अगर वो जुड़ जाए तो ऑल्टरनेट तरीके से ट्रेड हो सकता है, उसकी संभावना सामने आ रही है। इसीलिए जो आपने कहा, ट्रम्प को डॉलर बचाने के लिए, डॉलर का प्रभुत्व दुनिया में बचाने के लिए ब्रिक्स के देश जो निशाने पे उस निशाने पे है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर, हम नज़र बनाए रखेंगे दोनों ही मुद्दों पर, और ज़रूर जल्द मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही सुलगते हुए डेवलपमेंट में एनालिसिस लेकर। शुक्रिया।